एक खूबसूरती से सजाए छोटे खाली कमरे में आकर सराय के मालिक ने शुद्ध खून वाले पिशाच को बैठने के लिए कहा और कमरे को बाहर से बंद कर चल दिया। शिजा को बैठने के लिए नहीं कहा गया था, इसलिए वो बिना कुछ बोले खड़ी रही। कमरा छोटा था, लेकिन दो लोगों को ठीक से बैठकर खाना खाने के लिए ठीक था। शार्दुल ने एक गद्देदार कुर्सी पर बैठकर उसकी पुश्त पर अपनी पीठ टिकाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी शिजा। शार्दुल ने अपनी जबान पर उस नाम का स्वाद महसूस करते हुए कहा, शिजा, मेरा नाम शार्दुल शाह है शिजा, और आज से तुम मेरा हर हुक्म मानोगी, सिर्फ मेरा हुक्म, समझी? ये एक सवाल नहीं था, बल्कि एक मांग थी। शिजा की तरफ से कोई जवाब या प्रतिक्रिया ना पाकर शार्दुल गुस्से में अपनी कुर्सी से एक झटके में उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल उसकी कुर्सी फर्श पर पड़ी थी। शार्दुल चलता हुआ शिजा के पास पहुंचा तो उसने एक कदम पीछे ले लिया, लेकिन पैरों में बंधी जंजीर के कारण उसके पैर बहुत दूर नहीं बढ़ पा रहे थे। अगर उसके ठीक पीछे दीवार नहीं होती तो तेजी से चलने की कोशिश में वो लगभग ठोकर खाकर गिर ही जाती। शार्दुल ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ की हथेली उसके सिर पे ठीक बगल में दीवार पर जमा दी। शिजा की आंखें चौड़ी होते देख वो आगे शिजा की ओर झुक गया और उसने सवाल दागा, जब तुम्हें नीलामी के लिए मंच पर लाया गया था तो कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची थी। बोली लगवाने वाला पहरेदार, हाँ भूपेंदा, वो चौंक क्यों गया था? शिजा कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने भावहीन चेहरे के साथ जवाब दिया, जबकि उसके अंदर बहुत से जज्बातों की आग लगी थी। मुझे नहीं पता। सच में? शिजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत आहिस्ता से दीवार से लगकर दूसरी ओर खिसकने की कोशिश करने लगी। शार्दुल ने कुछ नहीं कहा। वो आगे झुका और अपना दूसरा हाथ दीवार पर शिजा के सिर के पास लगा दिया। अब शिजा दीवार के सहारे खड़ी थी और उसके सिर के दोनों तरफ शार्दुल के हाथ थे जो दीवार पर टिके हुए थे। शार्दुल इस वक्त शिजा के बेहद नजदीक खड़ा था, इतना करीब कि उसका गुलाब और चंदन की महक वाला भीना इत्र शिजा को पूरी तेजी से महसूस हो रहा था। शार्दुल ने शिजा को एक गहरी मुस्कान देते हुए कहा, क्या लगता है तुम्हें नन्ही चिड़िया, कहाँ भागने की फिराक में हो? देखो, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूं जो तुम्हें पसंद ना आए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। वैसे मैं देख रहा हूं कि जब से हम यहाँ आए हैं तुम्हारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। शार्दुल की आंखें जैसे सीधे शिजा की आत्मा की गहराई तक देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ये दोस्ताना मुस्कुराहट नहीं थी। शिजा को नहीं पता था कि इसका क्या और कैसे जवाब देना है। जब से उसने अपने दिमाग में भागने की योजना बनाना शुरू किया था, उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि जिस आदमी ने उसे खरीदा था उसके लिए शिजा के दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी थी। शिजा को खामोश देखकर शार्दुल ने अपने होठों पर मौजूद खौफनाक मुस्कान को बनाए रखते हुए कहा, क्या तुम्हारे लिए मैं इसका जवाब दूं नन्ही चिड़िया? जब पहली बार शार्दुल उसे देखने के लिए मंच पर कूदा था, तब से वो शिजा को बहुत खूबसूरत लगा था। लेकिन वो चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कुछ था उसके बारे में जो बहुत ही खतरनाक था। ये खतरनाक चीज शायद उसकी आंखों का पागलपन था, जिसे छुपाने की उसने जरा भी जहमत नहीं उठाई। शिजा के मुंह से निकल गया, ये केवल एक ही सवाल था। तुम आम गुलामों की तुलना में ज्यादा आजादी से नहीं बोलते हो। ऐसा लगता है कि गुलाम खाने वालों ने तुम्हें बहुत जल्दी जाने दिया। क्या हम इस बात को थोड़ा गहराई से समझ सकते हैं? समझाओगी? शुद्ध खून वाले पिशाच का स्वर सहज था, लेकिन उसकी आंखों से छिटकती चिंता और भय की गंध दिन की तरह स्पष्ट थी। वो बोला, क्या मैं सही हूं? शार्दुल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अजीब सी मुस्कुराहट थी। शिजा ने अपने दांत पीस लिए।
फिर भी शार्दुल की तरफ देखते हुए वो सभ्य और कुलीन तरीके से मुस्कुराई। मैंने केवल वही कहा जो आपने पूछा था शार्दुल साहब। मैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए माफी चाहती हूँ। माफी मांगते हुए शिजा ने अपना सिर झुकाया, लेकिन उसका सिर बेहद करीब खड़े शार्दुल के सिर से टकरा गया। शुद्ध खून वाले पिशाच शार्दुल ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, सराय के 2 नौकर तैयार किए गए व्यंजनों के साथ कमरे में आ गए। नौकरों ने एक के बाद एक तश्तरियां मेज पर रखनी शुरू की, जिन्हें देखते ही शिजा के मुंह में पानी आ गया। अपनी 17 बरस की जिंदगी में एक बार भी उसे इतने सारे व्यंजन एक साथ देखने का सौभाग्य नहीं मिला था और ये नजारा आंखों को खुश करने वाला था। शार्दुल ने जरा भी हिलने डुलने की जहमत नहीं उठाई और जिस तरह से वो खड़ा था, उन नौकरों की हिम्मत नहीं थी कि वे नजर उठाकर ग्राहकों को देखते। लेकिन उनकी मौजूदगी में शार्दुल के खुद से इतना सटकर खड़े होने से शिजा घबराई और शर्मिंदा सी थी और शार्दुल उसकी इस हालत का पूरा लुत्फ उठा रहा था। नौकरों के जाने के बाद शार्दुल जाकर कुर्सी पर बैठ गया। शिजा अभी भी वैसे ही दीवार से सटकर खड़ी थी। शार्दुल ने जमीन की ओर इशारा करते हुए शिजा से कहा, जब मैं खाना खा रहा हूं तो तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहना बदतमीजी होगी। बैठो। सामने खड़ी शिजा को भूखा छोड़कर शार्दुल ने खुद खाना खाना शुरू कर दिया। शिजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पिशाच ने उसे खरीदा था वो उसे भूखी छोड़कर उसे टेबल से एक भी निवाला दिए बिना मजे से उसके सामने खाना खा रहा था। भोजन को देखकर उसने थूक गटका और अपने पेट में मच रही भूख को रोकने की कोशिश की। वो सोच रही थी कि जिस आदमी ने उसे खरीदा था वो एक अच्छा आदमी था, लेकिन अब शिजा को लग रहा था कि वो उसे बिल्कुल नहीं जानती समझती। शिजा ने भोजन के साथ साथ उस शार्दुल से भी नजर फेर ली। वो एक दीवार को घूरने लगी जिस पर एक हिरण की पेंटिंग थी। ये एक साधारण पेंटिंग थी, फिर भी इसमें कुछ बहुत परेशान करने वाला था जिस तरह से इसे बनाया गया था। उस पेंटिंग से भी नजर हटाते हुए बाकी वक्त शिजा जमीन पर देखती रही जब तक कि पिशाच ने खाना खा नहीं लिया। अपने भोजन के दौरान एक बार भी शार्दुल ने शिजा को खाने के लिए नहीं पूछा। जहां पर ये लोग थे वहां की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से ये ठीक भी था। शिजा सिर्फ एक गुलाम थी और उसे खाना देना या ना देना मालिक की इच्छा पर निर्भर करता था। अमीर इंसान भी आम लोगों के साथ भोजन नहीं करते थे। ये तो शुद्ध खून वाला रईस पिशाच था। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि इस पिशाच ने शिजा की इतनी ऊंची बोली लगाई थी जिसे कोई दूसरा खरीदार चुनौती नहीं दे पाया था, और इस व्यक्ति ने बाद में पूरी रकम दी भी नहीं थी। अंत में केवल 3000 सोने के सिक्के देकर सौदेबाजी कर ली थी। शिजा ने खाने और उसकी खुशबू पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सराय के दरवाजों को याद करने की कोशिश की। ये सराय कुछ हद तक एक हवेली के समान था। शिजा ने पीछे की तरफ एक दरवाजा देखा था। उसे बस उस दरवाजे तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने की जरूरत थी। यहां से दूर किसी इंसानी बस्ती में जाकर नई जिंदगी शुरू करना जरूरी था, क्योंकि ये पिशाच धरती के इस हिस्से पर तो शिजा को नहीं छोड़ने वाला था। इसलिए बहुत दूर चले जाना ही ठीक था ताकि वो सुरक्षित रह सके। शिजा की नजर में इंसान पिशाचों की तुलना में बहुत अधिक भरोसेमंद थे। शिजा जानती थी कि उसकी त्वचा पर अभी तक गुलामों वाला ठप्पा ना लगा होने के कारण उसके भाग जाने पर शार्दुल या गुलाम खाने वालों में से कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर शिजा भाग जाती तो शार्दुल चाहकर भी साबित नहीं कर पाता कि वो उसकी खरीदी हुई गुलाम है। शार्दुल का भोजन खत्म होने में अब ज्यादा देर नहीं बची थी। शिजा ने अपने नाट्य कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। उसे लगता था कि वो अच्छा नाटक कर सकती है। वो अपने पैरों को अजीब ढंग से हिलाने लगी। शार्दुल ने उससे पूछा, क्या समस्या है तुम्हें? जी, मुझे पखाना जाना है, शिजा ने बहुत बेचैनी के साथ कहा। शार्दुल उसे घूरता रहा, बात नहीं कर रहा था
और हर बढ़ते सेकंड के साथ शिजा की चिंता बढ़ने लगी। शार्दुल ने उसे भूखा रखा था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो उसे पखाने जाने से नहीं रोकेगा। शार्दुल ने आवाज देकर सराय के नौकरों को बुलाया। उसने सिर झुकाए खड़ी एक महिला कर्मचारी को आदेश दिया, इस लड़की को गुसलखाने तक ले जाओ और वापस यहाँ छोड़कर भी जाना। ये महिला खुद एक इंसान थी। उसने पिशाच के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाया था, लेकिन जब उसने शिजा की ओर देखा तो उसने अपनी बाहों को ऐसे ऊपर उठाया जैसे कि वो बाहर जाने से पहले बहुत थक गई हो। शिजा ने जब ये देखा तो उसने भी अपने चेहरे से अपनी नापसंदी जाहिर कर दी। इसी वक्त शार्दुल ने उसके चेहरे के चिढ़ाने वाले भाव देखे और कहा, नन्ही चिड़िया, हमें तुम्हारे इस रवैये को ठीक करने की जरूरत है। अब जाओ, हम 10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। बिना एक और शब्द कहे या सुने शिजा नौकरानी के पीछे पीछे मुड़ी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले और गलियारा पार किया, शिजा ने एकांत देखकर राहत महसूस की। शिजा ने दाएं बाएं देखते हुए नौकरानी से पूछा, गुसलखाने और पाखाने किधर हैं? लेकिन दासी ने उसे कोई उत्तर ना दिया, जैसे शिजा ने एक शब्द भी ना कहा हो। एक ठंडी आह भरकर शिजा उसके पीछे चलती रही, ये जानते हुए कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसने फिर से पूछने की जहमत नहीं उठाई। शिजा के पैरों की बेड़ियों ने उसे एक कैदी जैसा बना दिया था और दासी के साथ चलने की रफ्तार मिला पाना शिजा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अंत में एक कोने के पास पहुंचकर दासी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दरवाजा खोल दिया। तभी एक दूसरी दासी भागती हुई आई और इस पहली दासी जो शिजा के साथ थी उससे बोली, मलूकी, तुम्हें मालकिन बुला रही हैं, जल्दी चलो। मलूकी नाम वाली पहली दासी ने जाने से साफ मना करते हुए कहा, मैं इस वक्त शार्दुल शाह साहब के हुक्म की तामील कर रही हूँ। मालकिन से कह दो कि अभी मलूकी यहाँ से नहीं हिल सकती। दूसरी दासी फौरन बोली, चांदी के कुछ चम्मच नहीं मिल रहे हैं, जल्दी चलो। मलूकी नाम की दासी ने शिजा को देखा और कहा, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम पखाना इस्तेमाल कर लो, कहीं और अकेली मत जाना। इतना कहकर वो दासी मलूकी अपनी सहेली के साथ तेज चाल से रसोई घर की तरफ चली गई। हालांकि ये जगह किसी सामान्य सराय की तरह ही दिखती थी, फिर भी ये जगह शुद्ध खून वाले पिशाचों से भरी हुई थी। बिना संरक्षक के इधर उधर भटकने वाले किसी भी इंसान का मुसीबत में पड़ना तय था, और शिजा के साथ भी ठीक यही हुआ। शिजा पाखाने में दाखिल हुई जैसे कि वो इसका इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसने बाहर देखा कि दोनों दासियां वहां से गायब हो चुकी थीं। धीरे धीरे दबे पांव उसने अपने पैरों को फर्श पर सरकाना शुरू कर दिया, ताकि कोई आवाज उसकी उपस्थिति के बारे में किसी को सचेत न कर दे। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन लग रहा था, लेकिन शिजा समझदार थी। कुछ ही देर में वो पीछे के दरवाजे तक पहुंच गई जो खुला था। शिजा के दिमाग में वो दरवाजा ऐसे चमक उठा जैसे स्वर्ग ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। शायद ही कभी उसने ऐसी राहत पाई थी जो उसे इस वक्त उस खुले दरवाजे को देखकर मिल रही थी। शिजा ने चारों ओर मुड़कर ये सुनिश्चित किया कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वो धीरे से दरवाजे से बाहर निकली और भागने लगी। उसके पैर बेड़ियों में जकड़े थे और इस हालत में दौड़ना नामुमकिन था, लेकिन वो यहाँ छिपना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पिशाच उसे आसानी से पकड़ सकते थे। उसने देखा कि ये सराय पेड़ों से घिरी हुई थी। यहाँ आने से पहले वो एक गांव से गुजरे थे जो इंसानी बस्ती थी। फिलहाल शिजा वहां जा सकती थी। उसने अपने पैरों की बेड़ियों के साथ ही चलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें खोलने का समय नहीं था। अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि उसके ऊपर से कुछ उड़ता हुआ आया और उससे कुछ फीट की दूरी पर जमीन पर जा गिरा। शिजा ने पलटकर देखा, ये एक महिला का शरीर था। उसने वहां से भाग जाना चाहा, पर एक औरत को ऐसी हालत में देखकर शिजा के कदम आगे नहीं बढ़े। वो ना चाहते हुए भी पास गई और उस महिला को हिला डुला कर देखा। वो महिला एक इंसान थी और मर चुकी थी।
उसके सिर से खून का फव्वारा निकल रहा था। शिजा के उस महिला के शरीर को छूने से थोड़ा खून उसकी उंगलियों पर भी लग गया। शिजा ने पीछे मुड़कर देखा। सराय की ऊपरी मंजिल की खिड़कियां खुली थीं। साफ था कि महिला को सराय के पिछवाड़े में फेंका गया था। अब शिजा की हिम्मत जवाब दे गई। इस इलाके में जहां सरेआम लाशें फेंक दी जाती हों, उसका यूं रात में भागना, वो भी आवाज करती बेड़ियों के साथ, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। लड़खड़ाते हुए वो सराय के अंदर भागी। उसकी बेड़ियां शोर कर रही थीं। तभी सामने से शार्दुल आ गया। शिजा की तरफ कुछ सूंघते हुए वो आगे बढ़ा और उसकी उंगलियां देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने खुद को चोट पहुंचाई है? बाहर। शिजा ने कांपती आवाज में हकलाया। शिजा ने पहली बार मृत शरीर नहीं देखा था, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी मां को खोया था और देखा था, लेकिन उसने पहले ऐसा भयानक कुछ नहीं देखा था। शुद्ध खून वाले पिशाच ने खुले दरवाजे की ओर देखा, जो सराय के पिछले हिस्से की ओर जाता था। कुछ ही पलों में उसने शिजा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर एक कमरे तक ले गया। शिजा के हाथ पर शार्दुल की पकड़ बहुत सख्त थी, जिससे वो कांप उठी। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? शिजा लगभग रोती हुई बोली। शार्दुल ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ ढीली की। फिर एक कमरे तक पहुंचकर उसने अपनी जेब से एक चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोला और शिजा को अंदर धकेल दिया। यहीं रहना, शार्दुल ने चाबी से दरवाजा बंद करने से पहले कहा और लौट गया। शिजा को कमरे में बंद कर